जय हिंद। और आज हम लोग बीएनएसएस का अध्याय 6 तक का महत्वपूर्ण धारा का उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग अध्याय 6 तक पढ़ चुके हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6 तक का महत्वपूर्ण धारा के विषय में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। जो महत्वपूर्ण धारा है सिर्फ उसी की बातें होंगी। जो पीटीसी प्रशिक्षण में का जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर हम लोग बात आज करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम डे टू डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डालेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग उस पर और कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ अच्छा करें। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं बीएनएसएस 2013 का अध्याय 6 तक का महत्वपूर्ण धारा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत अगर महत्वपूर्ण धारा की बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण धारा है धारा 2। इसमें महत्वपूर्ण धारा 2 है, क्योंकि इस धारा 2 में 26 परिभाषाएं हैं। 26 परिभाषा है इसमें। इन सभी परिभाषाओं को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन 26 परिभाषा का हमने अपने वीडियो में बहुत ही कहानी के माध्यम से बहुत सरल तरीक़ा से बता रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। हमारे ख्याल से लगता है कि अगर आप दो बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ही कुछ लाभ प्राप्त होगी। तो अध्याय 1 में सबसे महत्वपूर्ण धारा 2 और 2 में 26 परिभाषा याद रहना बहुत ही ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टि से। उसके बाद हम लोग चलेंगे अध्याय 2 एवं 3। 2 एवं 3 एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण धारा है उस पर हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 एवं 3 पर। तो अध्याय 2 एवं 3 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए जो अध्याय 3 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि ये रिवीजन क्लास है तो बहुत डिटेल में नहीं चल के हम लोग बहुत शॉर्ट चलेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाई कोर्ट के बाद हम लोग पढ़े थे सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सीजीएम। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का चर्चा किए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि हाई कोर्ट को जो है किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार है। सेशन कोर्ट भी किसी भी प्रकार का दंड दे सकती है, लेकिन यदि सेशन कोर्ट मृत्यु दंड से दंडित करती है या मृत्यु दंड का दंडादेश देती है, मृत्यु दंड का दंडादेश देती है, तो इनको क्या करना होगा, हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन कराना होगा। किससे? हाई कोर्ट से संपुष्ट कराना होगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे, जानकारी ले चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हाई कोर्ट को निम्न में से किस प्रकार की सज़ा देने का अधिकार है, तो वो किसी भी प्रकार की सज़ा दे सकती है। सेशन कोर्ट को निम्न में से किस प्रकार की सज़ा देने का अधिकार है, तो वो भी किसी भी प्रकार की सज़ा दे सकती है, लेकिन मृत्युदंड के सज़ा देने पर ये हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेगी। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सीजीएम है, ये क्या करेंगे, 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास, कठोर या सादा। इसके बाद विधि द्वारा अन्य जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंड है उस दंड को दे सकते हैं। बस इसमें जो कारावास का जो इनका अधिकार है वो 7 वर्ष तक ही दे सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए जो जुर्माना है, जुर्माना से दंडित कर सकते हैं। जुर्माना के बाद सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं, सामुदायिक सेवा से भी दंडित कर सकते हैं। तो सीजीएम को 7 वर्ष तक ही कारावास का सज़ा देने का अधिकार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ में एक कॉपी और कलम रखिए। अगर जो इम्पोर्टेंट लगे तो उसको एक बार नोट कीजिएगा ज़रूर,
क्योंकि नोट करने से होगा क्या कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको याद हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं ये आपको 3 वर्ष तक के कारावास, 3 वर्ष का कारावास और इसके बाद 50,000 रुपया का जुर्माना, जुर्माना का रकम 50,000 रुपया है इनका, और सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा सेवा से दंडित कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होंगे ये 1 वर्ष तक के कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपया जुर्माना और सामुदायिक सेवा से दंडित कर सकते हैं। तो ये हम लोग इससे पहले के वीडियो में इसके बारे में हम लोग देखे थे। लेकिन अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि सीजीएम जो है निम्न में से किस प्रकार की सज़ा दे सकते हैं? 7 वर्ष तक का, 10 वर्ष तक का, 11 वर्ष तक का, तीनों। तो स्पष्ट हो जाएगा कि 7 वर्ष तक का। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो किस प्रकार के सजा, कितने वर्षों तक के कारावास की सजा दे सकते हैं? तो दे देगा 3 वर्ष तक का, 4 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का, 6 वर्ष तक का, तो 3 वर्ष तक का। उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो कितने वर्ष के कारावास का सजा दे सकते हैं? तो 1 वर्ष तक का, फिर दे देगा 2 वर्ष तक का, 3 वर्ष तक का, तो ये 1 वर्ष तक के कारावास का सजा दे सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अध्याय 2 में। निश्चित तौर पर आप नोट डाउन कीजिएगा और हमें ऐसा उम्मीद है कि निश्चित ही लाभ मिलेगी। अध्याय 2 एवं 3 को एक साथ कैसे देखेंगे थोड़ा सा सोचिएगा। हमने कहा पहले क्या? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद हमने कहा क्या कि सेशन कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट। इसके बाद हमने कहा क्या? एडिशनल सेशन कोर्ट। फिर हमने कहा सीजीएम। फिर हमने कहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और फिर हमने कहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, सीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अब कहाँ चर्चाएं हैं, किस धारा में, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनकी शक्ति कहाँ है ये भी हम लोग देख लेंगे। जैसे ही हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा में 2 के 1 के जे में है। ठीक है, 2 के 1 के जे में हाई कोर्ट की चर्चा कही गई है, या हम इसको कह सकते हैं क्या कि इया में, हिंदी में इया में हाई कोर्ट के परिभाषा की चर्चा की गई है, हाई कोर्ट के बारे में कही गई है। फिर इसके बाद 8, 8, 10, 9, 9, एकदम इसको याद रखना है। 8, 8, 10, 9, 9। और इधर आएंगे तो 22, 22, 22, 23, 23 और 23। 22, 1, 2, 2, 1, 2 और 3। ठीक है, हाई कोर्ट का के बारे में कहाँ परिभाषित है? 2 के 1 के य में यानी जे में। और हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो बीएनएसएस की धारा 22 के 1 में हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट का चर्चा और एडिशनल सेशन कोर्ट का चर्चा कहाँ है? 8 में, बीएनएसएस की धारा 8 में इनके गठन का चर्चा है और इनकी शक्तियों की चर्चा 22 के 2 में है। ठीक है, सेशन कोर्ट एवं एडिशनल सेशन कोर्ट के शक्तियों की चर्चा 22 के 2 में है। सीजीएम कोर्ट के बारे में चर्चा कहाँ है? तो बीएनएसएस की धारा 10 में है और इनकी शक्तियों के बारे में चर्चा कहाँ है? तो 23 के क्लोज 1 में सीजीएम कोर्ट के शक्ति की चर्चा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की चर्चा कहाँ है? बीएनएसएस की धारा 9 में है और इनकी शक्ति की यदि बात कीजिएगा तो फर्स्ट क्लास का 23 का क्लोज 2 में और सेकंड क्लास के लिए 23 क्लोज 3 में। ठीक है, तो यहाँ हो गया हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में, सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय, अपर सत्र न्यायालय, सीजीएम चीफ जुडिशियल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, फिर यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इनकी चर्चाएं
बहुत ही साधारण तरीका से 2 में ये अध्याय 2 का पाठ हो गया, ये अध्याय 3 का पाठ हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या हाई कोर्ट की परिभाषा 2 क्लोज 1 के सब क्लोज यहाँ में है, इनकी शक्ति 22 क्लोज 1 में है। सेशन कोर्ट की चर्चा बेनेसेस की धारा 8 में है और इनकी शक्ति 22 क्लोज 2 में दिया गया है। सीजीएम कोर्ट के बारे में बेनेसेस की धारा 10 में, इनकी शक्ति 23 क्लोज 1 में। सीजीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की चर्चा और सेकंड क्लास की चर्चा बेनेसेस की धारा 9 में है और इनकी शक्ति 23 क्लोज 2 और 23 क्लोज 3 में दी गई है। तो यहाँ हम लोग का अब यहाँ पर आ जाएगा क्या कि हाई कोर्ट की परिभाषा किस धारा में है, तो 2 क्लोज 1 का 2 क्लोज 1 सब क्लोज ईएम में, ठीक है। हाई कोर्ट की शक्ति की चर्चा किस में है, तो 22 क्लोज 1 में। सेशन कोर्ट की गठन की चर्चा कहाँ है, तो 8 में है, इनकी शक्ति 22 क्लोज 2 में है। सीजीएम कोर्ट की गठन की तो 10 में है, शक्ति 23 क्लोज 1 में है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग का 2 और 3 का ये कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण सेक्शन है क्लोज 2 में, अध्याय 2 में कुछ और भी महत्वपूर्ण सेक्शन में से अगर आप बात कीजिएगा तो महत्वपूर्ण सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 14, फिर सेक्शन 15 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की चर्चा है। इसके बाद 15 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार क्या करती है, प्रत्येक जिला में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है, यानी और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के जो होते हैं ये विशेष कार्य के लिए गठित की जाती है और इसमें पुलिस अधीक्षक में उनके समकक्ष रैंक के व्यक्ति को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। तो ये 14 और 15 महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ यदि आप चलिएगा तो इसका 18 बेनेसेस की धारा 18, 19 और 20 ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के गठन या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बेनेसेस के किस धारा में उल्लेख किया गया है, तो धारा 14 में। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बेनेसेस के किस धारा में उल्लेख किया गया है, तो 15 में। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवनिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, तो पुलिस अधीक्षक पर हम लोग टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा। 18 में क्या है, 18 में लोक अभियोजक के बात कही गई है, लोक अभियोजक के बारे में उल्लेख किया गया है। 19 में सहायक लोक अभियोजक और यहाँ 20 में अभियोजन निदेशालय की बातें कही गई है, अभियोजन निदेशालय के गठन एवं उनके क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये सभी बातें बेनेसेस की धारा 20 में कही गई है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि लोक अभियोजक के बारे में उल्लेख बेनेसेस के किस धारा में है, तो धारा 18 में है। सहायक लोक अभियोजक के बारे में उल्लेख बेनेसेस के किस धारा में है, तो 19 में है। अभियोजन निदेशालय के बारे में उल्लेख बेनेसेस के किस धारा में है, तो धारा 20 में है। तो अध्याय 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं थी इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर लिए। अध्याय 3 के लिए हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 22 और 23 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 4 में, ठीक है। अध्याय 4 में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4, अध्याय 4 में बेनेसेस की धारा 30, 31, 31 के बाद 32, 33 और 34, ठीक है। बेनेसेस की धारा 30 क्या कहता है, बेनेसेस की धारा 30 कहता है कि जैसे ही कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी थाने पर पहुंचते हैं तो उस थाने के बाहर साधक जो शक्ति है वह स्वतः उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी में चली जाती है, ठीक है, यानी स्वतः उस वरिष्ठ अधिकारी को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद 31 कहता है क्या कि यदि पुलिस के अभिरक्षा से कोई अभियुक्त भाग गया है या पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से
सहायता मांगता है तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, सहायता करेंगे उस अभियुक्त को पकड़वाने के लिए या जो भाग रहा है उसको पकड़ के सुपुर्द करने के लिए। ठीक है। उसके बाद धारा 32 क्या कहता है उसके बाद धारा 32 कहता है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति यदि ये तामिला करता है, ठीक है, समन के तामिला करता है, तो उनको अन्य व्यक्ति क्या करेंगे, सहायता करेंगे। मान के चलिए कि कोई पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को समन प्राप्त हो जाता है तामिला करने के लिए, और जैसे ही वो समन तामिला करने के लिए जाते हैं उस स्थान पर उस व्यक्ति का पता नहीं मिल पाता है या उसको वो ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या अन्य कोई भी व्यक्ति हों, उनकी कर्तव्य होगी कि इनको क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसके बाद कहता है बीएनएसएस की धारा 33 क्या कहता है कि कतिपय मामलों में पुलिस को सूचना देने की बातें इसमें उल्लेख किया गया है। क्या है धारा 33? जैसे मान के चलिए कि कहीं पर कोई उस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसमें दिया गया है बहुत सारे अध्याय, जैसे ये अध्याय 6 की बातें कही गई हैं, अध्याय 5 की बातें कही गई है, अध्याय 16 की बातें कही गई, आगे अध्याय 17 की भी कुछ धाराएं हैं। तो उस प्रकार से चोरी हुआ, लूट हुआ, हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो वहाँ व्यक्ति क्या करेंगे, पुलिस थाने में या मजिस्ट्रेट के पास तुरंत सूचित करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से घटना हो रही है। ठीक। तो ये अध्याय 33 कहती है कि जो पब्लिक होंगे, जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, उनकी यह कर्तव्य होगी कि यदि उनके समक्ष किसी प्रकार का मतलब घटना घटित हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपने नज़दीकी थाना को या मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ये अध्याय 33 कहा देता है। ठीक है। अब इसके बाद अध्याय 34 की बातें क्या है? अध्याय 34 में है क्या कि जैसे हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में जो मुखिया सरपंच होते हैं या सरकार द्वारा जो ये पंचायत सचिव होते हैं, इन सभी लोगों को, या फिर चौकीदार वगैरह जो होते हैं किसी क्षेत्र में, तो इनका कर्तव्य क्या है? इनका कर्तव्य है कि यदि उनके क्षेत्र में मृत्यु होती है या कोई अज्ञात शव बरामद होता है या लूट की घटना हो रही है, तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही अपने नज़दीकी थाना को या मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। ठीक है। तो ये अध्याय 34 कह देता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? अगर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 30 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछेगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यदि किसी थाने पर पहुंचते हैं तो उन्हें उस थाने के भार साधक की शक्ति प्राप्त होती है। इस बात का उल्लेख बीएनएसएस के किस धारा में है? तो धारा 30 में है। ठीक है। यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति की बातें कही गई है। ठीक। इसके बाद कतिपय मामला 33 में है कि कतिपय मामलों में जो ये व्यक्ति जो होंगे वो अपने नज़दीकी थाना को या मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। उसमें कतिपय मामलों में जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, चोरी हो गया, इस प्रकार से और भी कई मामलाएं हैं। या फिर के मामलों में क्या करेंगे कि हमें ये जो व्यक्ति होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि वो तुरंत ही थाना को या मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। तो ठीक है। अब हम लोग अध्याय 4 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 5 का। अध्याय 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें बीएनएसएस में देखा जाए तो पीटीसी परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 1 जिसमें धारा 2 जिसमें सभी परिभाषाएं हैं, और फिर अध्याय 5 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें अध्याय 5 में हम लोग चर्चा करेंगे 35 से 62 तक धारा को। धारा 35 से 62 तक ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। तो निश्चित तौर पर हमारे ख्याल से लगता है कि यदि एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार वीडियो को देख लेने पर आपको याद हो जाएगा। हम लोग मुख्य पॉइंट को इसमें चर्चा सिर्फ करेंगे, ज़्यादा नहीं। 35 रिवीजन के दृष्टि से 35 क्या कहता है कि पुलिस जो है वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति हम यहाँ लिख सकते हैं, वारंट के बिना गिरफ्तारी की बातें कही गई है। बीएनएसएस की धारा 35 कहता है कि पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। कब? जब किसी पुलिस पदाधिकारी के समक्ष कोई संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है तो पुलिस पदाधिकारी क्या करेंगे, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इनके बहुत सारे क्लोज दिए गए हैं, उसी सब क्लोज में भी चर्चा की गई है कि यदि मामला 7 वर्ष से कम की है, यानी वैसा घटना कारित होता है, वैसा संज्ञेय अपराध कारित होता है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम की हो सकती है, तो उसमें क्या करेंगे, वो उस मामले को गंभीरता को देखेंगे। मतलब इस पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि यदि हम उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो वो अन्य घटनाएं भी कर सकता है या अन्य अपराध भी कर सकता है, तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। या फिर ऐसा लगता है कि हम वो समय पर
न्यायालय में उपस्थित, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है, तब भी हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। या ऐसा लगता है कि वो साक्ष्य मिटा सकता है, अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो भी हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सब क्लोज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ याद रखना है कि वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकती है पुलिस, इसकी चर्चा कहाँ है, तो धारा 35 में है। धारा 35 के बाद धारा 36। ट्रेन की इस बोगी में हम लोग चलते हैं 36 नंबर बोगी में। 36 नंबर बोगी क्या कहता है आपका, 36 नंबर बोगी कहता है कि जब गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दृश्यमान परिधान धारण करना होगा। ठीक है, दृश्यमान परिधान करने का मतलब क्या, कि मान के चलिए हम ये अगर यदि कोई पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो वो अपने फुल वर्दी में होंगे, पूरे यूनिफॉर्म में होंगे, नेम प्लेट लगा रहेंगे, ताकि जो अगला व्यक्ति कोई देख रहा हो तो उसे ये जानकारी हो जाए कि फलाने पुलिस अधिकारी जो हैं इनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। ठीक है, धारा 36। धारा 37 क्या कहता है, धारा 37 कहता है क्या, कंट्रोल रूम, साधारण भाषा में कंट्रोल रूम। राज्य सरकार क्या करेगी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का स्थापना करेगी और जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम का स्थापना होगा। ठीक है, और इसमें सनियम उससे ऊपर पंक्ति के पदाधिकारी को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। सनियम उससे ऊपर पंक्ति के पदाधिकारी जो होंगे इस कंट्रोल रूम की सहायता के लिए थाना में प्रतिनियुक्त होंगे, और इनका काम का होगा कि यदि जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं उनकी पूरा ब्यौरा तैयार करना इनका मुख्य कार्य होगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि धारा 37 के अनुसार सहायक और निरीक्षक की मुख्य कार्य क्या है, तो ये गिरफ्तार व्यक्तियों की ब्यौरा तैयार करते हैं। ठीक, 37 के बाद हम चलेंगे अब धारा 38 में। बोगी नंबर 38 पहुंच गए हम लोग। बोगी नंबर 38। अब बोगी नंबर 38 में क्या है कि यदि हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं तो हम उससे पूछताछ करेंगे। तो ये 38 कहता है, मैसेज की धारा 38 कहता है कि हम जिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं और यदि हम पूछताछ कर रहे हैं तो पूछताछ के क्रम में वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। तो अधिवक्ता हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं अधिवक्ता। इससे ये माइंड में पकड़ में आ जाएगा कि अधिवक्ता का मतलब क्या है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से क्या कर सकता है, पूछताछ के क्रम में सलाह ले सकता है। लेकिन इसी के सब क्लोज में जब क्लोज 2 में पढ़िएगा तो इसका क्लोज 2 में ये भी कहा गया है कि संपूर्ण पूछताछ के क्रम में नहीं, यानी प्रथम दृष्टया में यदि हम कुछ पूछताछ कर रहे हैं तो वो अपने अधिवक्ता से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं बोगी नंबर 39 में। बोगी नंबर 39 39 39 में क्या कहता है, अब यहाँ पर 35 में तो चर्चा हो गई कि भाई संज्ञेय अपराध करता है तो हम बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कोई असंज्ञेय अपराध कर लिया तब क्या करेंगे। तो असंज्ञेय अपराध यदि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष करता है तब क्या करेंगे पुलिस अधिकारी कि उससे नाम पता पूछेंगे। ठीक है, नाम पता पूछने पर यदि वो नाम पता सही नहीं बताता है या वह नाम पता बताने से कतराता है या मिथ्या बता देता है, तब भी क्या करेंगे, यहाँ पर पुलिस अधिकारी उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी, असंज्ञेय मामला है फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आइए धारा 40 बोगी नंबर 40 में। बोगी नंबर 40 क्या कहता है, प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार बोगी नंबर 40 में दे दिया है। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करना, प्राइवेट व्यक्ति को शक्ति दी गई है, व्यक्ति को शक्ति दी गई है। अब यहां पर देखिए 40 नंबर प्राइवेट व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, क्यों दी गई है ये भी जरूरी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वैसा संज्ञेय अपराध जिसमें 7 वर्ष के अधिक के सजा वाले संज्ञेय अपराध हैं तो उसमें प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी जिसके पास अवैध हथियार हैं और वो किसी पर फायरिंग कर रहा है या अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यदि उस व्यक्ति को कोई प्राइवेट व्यक्ति पकड़ता नहीं तब तक वो और कई हत्याएं कर चुका रहता है, तो वैसे व्यक्ति में इनके पास तो अधिकार है, वो तुरंत उसको पकड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे, पकड़ करके 6 घंटे के अंदर, ये याद रखना है कि 6 घंटे के अंदर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के अंदर बाहर साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या भेजवाएगा। तो 6 घंटे के अंदर इनको क्या करना है, हर हाल में पुलिस अधिकारी के पास या मजिस्ट्रेट के पास भेजना है या लेके जाना है। तो ये 40 में हो गया, प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। 40 के बाद हम चलेंगे कहाँ, 41 नंबर बोगी में। 41 नंबर बोगी में क्या है, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने की शक्ति है।
मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी व्यक्ति या संज्ञेय अपराध करे या वह असंज्ञेय अपराध करे, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में भी तो हमें मजिस्ट्रेट से आदेश देकर के ही गिरफ्तार करना होता है। अब जब खुद ही मजिस्ट्रेट वहाँ पर हैं तो इनको तो किन्हीं से अनुमति लेने की आवश्यकता है नहीं। यानी किसी भी प्रकार का कोई घटना घटित होती है मजिस्ट्रेट के सामने तो ये या तो गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकते हैं, और गिरफ्तार करा करके जो अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ये करेंगे। ठीक है। 41 के बाद है 42 नंबर बोगी क्या कहता है? 42 नंबर बोगी सशस्त्र बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कहने का मतलब क्या है कि 42 नंबर कहता है कि यदि कोई सशस्त्र बल अपने मान के चलिए कि वो अवकाश में आए हुए हैं और उस दरमियान अपने यहाँ जहाँ पर वो आए हुए हैं वहाँ पर कोई घटना कारित कर देते हैं और कारित करने के बाद ये अपने यूनिट में चले जाते हैं, तो पुलिस जो है यूनिट में डायरेक्ट जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस को क्या करनी होगी, उस यूनिट के जो वरीय होंगे उनसे अनुमति लेना होगा। ठीक है। ऐसे तो इसमें कहा गया है कि वो केंद्र सरकार से अनुमति लेगी, यानी केंद्र सरकार के ही जो अधिकारी हैं उनसे अनुमति लेकर के ही इनको गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है। अब आइए बोगी नंबर 43। बोगी नंबर 43। 42 तक तो हो गया कि हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। 43 में है गिरफ्तारी की प्रक्रिया। गिरफ्तारी की प्रक्रिया या गिरफ्तारी कैसे करें, यह 43 नंबर का होता है। गिरफ्तारी कैसे करें कहने का मतलब है क्या कि 43 नंबर का होता है क्या कि यदि हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं और वह पुलिस की अभिरक्षा क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो पुलिस क्या करेगी, उस पर मतलब बाई फोर्स ज़्यादा बल की प्रयोग नहीं करेगी। जब स्वतः ही ये तैयार है कि हम आपके अभिरक्षा में आने के लिए हम तैयार हैं, तो उसे ज़्यादा उस पर बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। 43 नंबर स्पष्ट कर देता है। ठीक है। इसी 43 में है हथकड़ी लगाने की भी बात, मतलब किस कंडीशन में उसको हथकड़ी लगाया जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा कहाँ है, 43 में कही गई है। ठीक है। तो 43 के लिए हम बस इतना हमें दिमाग में रखना चाहिए। हथकड़ी की यदि बात कहेगी तो ये 43 में ही है। उसके बाद हम ये उस पर जब अभिरक्षा स्वीकार कर लेता है तो हमें ज़्यादा उस पर फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी बातों की उल्लेख 43 में किया गया है। 43 के बाद हम चलेंगे बोगी नंबर 44 में। अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो गया। बोगी नंबर 44 में कहता है क्या, अब ये गिरफ्तार नहीं हुआ व्यक्ति, ये क्या हुआ, भाग गया और भाग करके किसी घर में या किसी रूम में छुप गया। तब की बातें कहती है कि यदि वह किसी घर में या किसी रूम में या किसी स्थान पर छुप गया है तो उस स्थान के, उस घर के, उस रूम के जो स्वामी होंगे उनसे पुलिस जाकर कहेगी कि भाई इसमें छुपा हुआ, और उनका कर्तव्य होगा, यानी स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वो पुलिस की सहायता करेंगे। उसके बावजूद भी ये क्या करता है कि ये घर या दरवाजे को नहीं खोलता है, तो पुलिस के पास यह शक्ति है कि उस दरवाजे या खिड़की को तोड़ करके जिसके माध्यम से उस घर में या उस रूम में या उस स्थान में प्रवेश कर सकती है, तोड़ करके प्रवेश कर लेगी और उसे क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, गृह या किसी स्थान से तलाशी से गिरफ्तारी, तलाशी क्या से गिरफ्तारी हम लोग यहाँ ले सकते हैं 44 में। 44 के बाद क्या कहता है 45। ठीक है। अब वो किसी घर में नहीं, वो क्या है, भाग रहा है। पुलिस क्या कर रही है, पीछा कर रही है और ये भाग रहा है। तो 45 कहता है कि इसको भारत के किसी भी स्थान तक पीछा करके हम लोग क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। यानी भारत के किसी भी स्थान तक गिरफ्तारी की शक्ति है। भारत के किसी भी स्थान तक लिखने में अच्छा रहेगा, यहाँ पर याद रखने के लिए, भारत के किसी भी स्थान। ठीक है। भारत के किसी भी स्थान तक हम इसको क्या करेंगे, पीछा करके गिरफ्तार कर लेंगे। ये शक्ति पुलिस को दी गई है धारा 45 में। ठीक है। अब आइए धारा 46 यानी बोगी नंबर 46 क्या कहता है। बोगी नंबर 46 क्या कहता है। अब क्या हुआ, या तो यहाँ गिरफ्तार हो गया, नहीं यहाँ गिरफ्तार हुआ, भाग रहा है, तो फिर यहाँ तो गिरफ्तार हो ही जाएगा। जब यहाँ पर गिरफ्तार हो गया तब यहाँ पर कहता है क्या, 46 नंबर क्या कहता है कि यदि हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए, वो अपना, तो उस पर
जो अभिरक्षा में चला आया तो हम उस पर उतना ही उतना ही बंधन में रखेंगे जिससे कि वो क्या करे, हमारे बंधन से छुड़ा नहीं सके, यानी हमारे अभिरक्षा से वो भाग नहीं सके, उतना हम उसको बंधन में रखेंगे। ठीक है, ये धारा नंबर 46 कहता है। 46 के बाद हम लोग कर देंगे कहाँ, 47 में। ठीक है, अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं 47 में। ठीक है, 46 में हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि भाई हम लोग यदि अभिरक्षा स्वीकार कर लेता है तो हमें उतना ही तक उसको अपने अभिरक्षा में रखना है कि ताकि वो हमारे कहने का मतलब है कि 46 में यह स्पष्ट कर देता है कि उतना ही आप उस पर शक्ति का प्रयोग कीजिए जिससे कि आपके अभिरक्षा से वो भाग ना सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब पूरे हथकड़ी टाइट कर दिए हैं और उसका कलाई में दर्द हो जाए या उस तरह का कोई ज़्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। 46 के बाद अब चलते हैं हम लोग 47 की चर्चा करेंगे। 46 के बाद 47 नंबर बोगी में चलेंगे, फिर 48 नंबर बोगी में चलेंगे, 49, 50 तक में चलेंगे। ठीक है, अब वो क्या हुआ, अब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था। जब व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो अब हम उसको बताएंगे कि हाँ बाबू, हम तुमको इस घटना के लिए गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, और अगर यदि उस घटना में, यदि उस अपराध में जमानत का प्रावधान है तो भी हम इसको बताएंगे कि तुमको इसमें जमानत दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर छोटा शब्द हम लिख सकते हैं, घटना की जानकारी। गिरफ्तार अभियुक्त को घटना की जानकारी या जमानत है उस घटना में या उस अपराध के अंतर्गत जमानत की प्रावधान है, जमानत इसकी हो सकती है, तो इसकी जानकारी भी हम इसको देना है। 48 का होता है कि इसके परिजन को भी तो सूचित करेंगे। अब गिरफ्तार हो गया, हम इसको बता दिए, अब इसके परिजन को भी तो सूचित करेंगे, यानी रिश्तेदार या इसके बताए अनुसार किसी भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को यह निर्दिष्ट करता है, निर्देश करता है, उस व्यक्ति को सूचना देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रिश्तेदार को सूचित करना, रिश्तेदार को सूचना देना। 48 में कह देता है। अब आइए 49 में 49 में क्या है कि जब हम उसको थाना पर लेकर के आए हैं तो अब हम इसकी क्या करेंगे, तलाशी लेंगे, विधिवत तलाशी लेंगे। ठीक है, तो तलाशी, अब तलाशी में क्या करेंगे, तलाशी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बदन पर के जो कपड़े वस्त्र हैं उसको छोड़ करके उसके पास से जो भी वस्तुएं हैं, बेल्ट, पैसा, जो भी है, उसको हम लोग लेकर के एक रसीद बनाते हैं और रसीद की एक प्रति इसको देते हुए उसको थाना में सुरक्षार्थ रख दिया जाता है। तो ये 49 का होता है। 49 के बाद 50 का होता है क्या, आयुध, आयुध अभिग्रहण की शक्ति। अब हम जब तलाशी ले रहे हैं और इसके बदन से कोई आक्रामक आयुध प्राप्त हो जाता है तो पुलिस को यह पावर है कि उस आयुध को क्या कर लेगी, अभिग्रहित कर लेगी। ठीक है, उसको अभिग्रहित करके क्या करेगी, जिस न्यायालय में उस अभियुक्त को लेके जाना है, परिदत्त करना है, उसी न्यायालय में उस आयुध को भी हम परिदत्त करेंगे। क्लियर, 50 से स्पष्ट कर देता है। 50 के बाद हम लोग चलेंगे 51 में। 50 के बाद 51, 52, 53, ये चिकित्सा परीक्षा से संबंधित है, तीनों ही सेक्शन। 51 में कहता है क्या कि जब हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए हैं तो सअनी एवं उनसे ऊपर के रैंक के, सअनी एवं उनसे ऊपर पंक्ति के कोई भी पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा परीक्षा का अनुरोध करेंगे तो चिकित्सा व्यवसायी का यह कर्तव्य होगा कि उस अभियुक्त का वो चिकित्सा परीक्षा लेंगे। ये यहाँ पर स्पष्ट कर देता है, चिकित्सा परीक्षा। अभियुक्त की परीक्षा। ठीक है, 52 में कहता है क्या कि कोई बलात्संग का अभियुक्त है, बलात्संग के अभियुक्त है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा करने के लिए फिर यहाँ पर सनियम उससे ऊपर रहेंगे, कोई पदाधिकारी अनुरोध करेंगे तो उनका कर्तव्य होगा कि वो चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो नियोजित चिकित्सा
रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हैं वो, और उनकी अनुपस्थिति में यानी 16 किलोमीटर के परिधि के अंदर अगर ये केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजित कोई चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो क्या करेंगे, वो अन्य चिकित्सा व्यवसायी से भी जो रजिस्ट्रीकृत हैं उनसे भी चिकित्सा परीक्षा करा लेंगे। और फिर उसमें दिया गया है कि वो क्या क्या जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट में क्या क्या उल्लेखित करेंगे। तो उल्लेखित करेंगे उस अभियुक्त का नाम, जो लेके गए हैं उसका नाम, जो भी पदाधिकारी लेके गए हैं उनका नाम रहेगा, फिर उसका उम्र रहेगा। ये सारी बातों की इसमें 52 में जिक्र की गई है। तो यहाँ पर क्या है, बलासंख्य अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा की बातें कही गई है। 53 में कहता है क्या, अब यहाँ पर दे दिया कि नहीं इनका चिकित्सा व्यवसाय का यह कर्तव्य होगा। 53 में कहता है क्या कि चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा अब यहाँ पर दे दिया कि नहीं भाई आप इनका कर्तव्य है कि ये करेंगे, ठीक है। और 53 में कह दे कि चिकित्सा पदाधिकारी के क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं हम लोग, सनियम उनके ऊपर रैंक के अधिकारी क्या करते हैं, चिकित्सा व्यवसायी से अनुरोध करते हैं। तो उनका यह कर्तव्य होगा कि भाई उनकी चिकित्सा, उस अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा करेंगे। 53 में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षा की बातें कही गई है कि वो चिकित्सा पदाधिकारी क्या करेंगे, परीक्षा की बातें करेंगे, परीक्षा करेंगे और उसके बाद उसका रिपोर्ट बना करके बिना विलंब किए पुलिस अधिकारी अन्वेषणकर्ता को समर्पित करेंगे या भेजवाएंगे, ठीक है। 53 अब यहाँ तक हो गई। अब उस अभियुक्त क्या हो गई, चिकित्सा परीक्षा, गिरफ्तार होकर आया था उसका चिकित्सा परीक्षा हो गई। कोई ऐसा भी तो मामला होता है जिसमें शिनाख्त कराना जरूरी होता है। तो 54 में शिनाख्त के बारे में चर्चा कही गई है। धारा 54 में शिनाख्त के बारे में चर्चा कही गई है। शिनाख्त के बारे में चर्चा कही गई है। क्या चर्चाएं हैं इसमें कि यदि भार साधक अधिकारी को लगता है कि अन्वेषण के क्रम में भार साधक अधिकारी को लगता है कि इसमें अभियुक्त की शिनाख्त करना जरूरी है, तो वो क्या करेंगे, माननीय मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, आवेदन पत्राचार करेंगे कि भाई इसकी शिनाख्त करना है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि मतलब जिस रीति से मजिस्ट्रेट समझें, जिस रीति से विचार करें, उस रीति से इसके शिनाख्त करने का आदेश दे सकते हैं। और उनके आदेश के बाद क्या करेंगे, भार साधक अधिकारी उसकी शिनाख्त कराएंगे। तो 54 में हो गया शिनाख्त। अब देखिए 55 में कहता है क्या, शिनाख्त तक हम लोग पहुँच गए। अब 55 में क्या कहता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी भार साधक, थाना के भार साधक किसी महत्वपूर्ण कार्य में गए हुए हैं और अन्वेषणकर्ता को भी कोई महत्वपूर्ण कार्य में जाना हो और उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर संज्ञेय मामला का सूचना प्राप्त हुआ है, तो वो अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को लिखित दे सकते हैं, एक लिखित प्रतिवेदन देंगे कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करें, ठीक है। तो अधीनस्थ अधिकारी को आदेश लिख देते हैं। ये लिखित रूप से एक आदेश निर्गत करेंगे, लिखित रूप से आदेश देंगे कि भाई आप जा करके उनको वहाँ पर एक अभियुक्त है और उसको आप गिरफ्तार कीजिए। और इनका काम होगा कि ये जाएंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। यदि वह व्यक्ति ऐसा मांग करता है कि हम कहाँ है भाई दिखाइए, तो ये क्या करेंगे, जो आदेश इनको मिला हुआ है उस आदेश को उस अभियुक्त को दिखाएंगे कि हमको तुम्हें गिरफ्तार करने के आदेश प्राप्त हुआ है। 55 के बाद धारा 56। धारा 56 क्या कहता है कि अब ये गिरफ्तार कर लिए, मतलब ये इनको आदेश मिला और ये गए वहाँ पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए। अब गिरफ्तार करके जब लाएंगे तो इनका कर्तव्य होगा क्या कि इसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। धारा 56 में अभियुक्त की स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल, स्वास्थ्य और सुरक्षा, उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। 56 के बाद 57 नंबर बोगी क्या कहता है, 57 नंबर बोगी कहता है कि अब उसको ये क्या किए, इनको मतलब ये आदेश किया गया, ये आदेश करके गिरफ्तार कर लिए, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए 57 कहता है कि अनावश्यक विलंब किए बिना वह क्या करेंगे, भार साधक अधिकारी के पास या मजिस्ट्रेट के पास उस अभियुक्त को लेकर के जाएंगे। तो बिना विलंब के भार साधक अधिकारी या पदाधिकारी
या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना। ठीक है, तो धारा 57 तो हो गया। धारा 58 नंबर बोगी, फिर 58 के बाद बोगी नंबर 59, 60, 61 और 62। ठीक है, क्या कहता है अब 58 नंबर क्या कहता है। 57 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि जब वह क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद क्या करेंगे कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिना विलंब किए हुए उसको लेकर के जाएंगे भारत शासक या मजिस्ट्रेट के पास। 58 कहता है कि 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 58, इसमें है गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना। 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। यानी इसमें जब 58 पड़ेगा तो 58 में स्पष्ट कहा गया। 58 कहता है क्या कि जिस स्थान से, यानी जिस घटना स्थल से हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किए हुए हैं, वहाँ से यानी उस स्थान से मजिस्ट्रेट तक, जिस मजिस्ट्रेट में हमें उसको क्या करना है, पैदल करना है, वहाँ तक के दूरी तय करने में जो समय लगा है, उस समय को छोड़ करके 24 घंटा से अधिक हम किसी अभियुक्त को निरुद्ध नहीं कर सकते हैं। 58 स्पष्ट कर देता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 59 में क्या कहता है। 59 में क्या कहता है, गिरफ्तारी की रिपोर्ट, यहाँ लिखिए, गिरफ्तारी की रिपोर्ट गिरफ्तारी की रिपोर्ट। अब यहाँ क्या है कि जिस अभियुक्त को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, वारंट के बिना जिस अभियुक्त को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उस अभियुक्त का रिपोर्ट, चाहे हम उसको जमानत पर भी छोड़ देते हैं तब भी उन सभी का रिपोर्ट कहाँ देना है, जिला मजिस्ट्रेट को देना है। ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यदि वो क्या करते हैं कि उस रिपोर्ट के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देते हैं, तो उपखंड मजिस्ट्रेट को हमको उसको रिपोर्ट, उस चीज़ का रिपोर्ट देना है। यानी जितने गिरफ्तारी हुई है वारंट के बिना, चाहे हम उसको जमानत पर छोड़ भी रिहा भी कर दिए हैं, तब भी उन सभी का रिपोर्ट हमें देना होगा जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये धारा 59 कहा देता है। 59 के बाद चलते हैं हम लोग 60 नंबर बोगी में। अब हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिए हैं तो उसको बंधन से मुक्त भी तो करना है, यानी उन्मोचन, अभियुक्त का उन्मोचन है क्या कि अपने अभिरक्षा से मुक्त करना। ठीक है, अपने अभिरक्षा से मुक्त करना। उन्मोचन कैसे होगा, तो उसी के बंद पत्र पर या उसके जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के आदेश पर हम उस अभियुक्त को क्या करेंगे, बंधन से मुक्त कर देंगे, अपने अभिरक्षा से मुक्त कर देंगे। ये 60 कहता है। ठीक है, 60 के बाद 61 क्या कहता है। अब 61 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 61 क्या कहता है कि पुनः गिरफ्तार करना। एक तो समझिए कि इसको क्या कहता है, पुनः गिरफ्तारी। पुनः गिरफ्तारी क्या है, देखिए ये कहता क्या है, 61 क्या कहता है। अब कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी क्या किए, ए कोई पुलिस पदाधिकारी है, ए कोई पुलिस पदाधिकारी हैं और सी को क्या किए, गिरफ्तार किए, सी को गिरफ्तार किए सी को। अब इस गिरफ्तार अभियुक्त को कोई बी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी इस गिरफ्तार अभियुक्त को लेके जा रहा है कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास इसको लेकर के जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं और इनके अभिरक्षा से यह छोड़ा करके भाग जाता है। तब 61 क्या कहता है कि जब इनके अभिरक्षा से यह छुड़ा करके भाग जा रहा है तो ये क्या करेंगे, उसका पीछा करने लगेंगे और ये भारत के किसी भी स्थान तक जाता है तो इसको पीछा करके ये गिरफ्तार कर लेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, ये अन्वेषणकर्ता भी नहीं है, ये थाने के भारसाधक भी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये वो पुलिसकर्मी है जो इसको लेके जा रहे हैं। इनको भी यह शक्ति है कि इस मतलब जो
उनके अभिरक्षा से जो अभियुक्त भाग रहा है उसको पीछा करेंगे, कहाँ तक, भारत के किसी भी स्थान तक पीछा करके उसको पकड़ लेंगे और पकड़ करके लेके जाएंगे। अब इसी भागने के क्रम में यह किसी घर में छुप जाता है, यह अभियुक्त किसी घर में छुप जाता है। तो फिर याद कीजिए धारा 44 में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि कोई घर में छुप जाता है तो हमें क्या करना होगा, उस घर के स्वामी को बुलाएंगे। स्वामी का ये कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधिकारी को सहायता करेंगे उसको गिरफ्तार करने में। तो ये सारी प्रक्रिया फिर यहाँ इनको भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, इस बी को। ये 61 कहता है, ठीक है। तो धारा 61 कहता है कि यदि अभिरक्षा से कोई भाग जाता है तो उसको पुनः पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास लाने की शक्ति। और 62 एवं अंतिम, बहुत ही महत्वपूर्ण इस 5 का 62 एवं अंतिम क्या कहता है, 62 कहता है कि किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी इस संहिता यानी BNSS 2023 इस संहिता एवं विधि द्वारा प्राकृत कोई अन्य नियम से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी, अन्यथा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी जो होगी इसके नियम के अनुसार या राज्य सरकार जो नियम बनाई हुई है उस नियम के अनुसार गिरफ्तार करेंगे। तो हम लोग को आज का अध्याय 5 भी हम लोग कंप्लीट किए। अब एक अध्याय 6 और अंतिम अध्याय है, उसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से उसको भी डिस्कस करेंगे। अध्याय 6 में महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे तो BNSS की धारा 63, धारा 64, धारा 64। धारा 63 क्या कहता है, समन का प्रारूप कैसा होगा, समन का प्रारूप जो होगा ये स्पष्ट है कि समन का जो प्रारूप होगा ये उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर द्वारा निर्गत होगा, ठीक है। इसके बाद निष्पादन कौन करेंगे, 64 क्या कहता है कि समन के निष्पादन के लिए किनको दी जाएगी या समन के तामीला के लिए किनको दी जाएगी। तो किसी पुलिस अधिकारी को समन की तामीला कराने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया जाता है और ये पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उस समन को निष्पादित करते हैं उस व्यक्ति को देख करके, ठीक है। और एक रसीद भी बनवा लेते हैं, मतलब उस समन 2 प्रति में निकलेगी, दूसरे प्रति पर क्या करते हैं, उससे रसीद बनवा लेते हैं। तो ये 64 कहता है कि समन किनको आदेशित किया जाएगा निष्पादन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 72 में, धारा 72 वारंट का प्रारूप। इसमें क्या है, 72 में है वारंट का प्रारूप एवं उसका वैधता कितना तक है। तो इसमें स्पष्ट है क्या कि वारंट का जो प्रारूप होगा, जिस प्रकार से यहाँ है पीठासीन अधिकारी उसी प्रकार से यहाँ भी पीठासीन अधिकारी उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, ठीक है। और उसकी वैधता तब तक है जब तक या तो निष्पादन नहीं कर दिया जाए, अन्यथा कोर्ट यह न मान ले कि यह वारंट जो है निष्पादित है, ठीक है, या कोर्ट रद्द उसको जब तक नहीं कर दे। तो ये 72 कह देता है। 72 के बाद 73 क्या कहता है, 73 कहता है प्रतिभूति के बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। धारा 73 BNSS की धारा 73 जो है, गिरफ्तारी वारंट जो है उसके पृष्ठभाग पर न्यायालय क्या करेगी कि उसमें जिक्र कर देगी कि भाई हम इस प्रकार से प्रतिभूति लेकर के भी हम उस अभियुक्त को छोड़ सकते। गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है, अब उसमें सारा चीज़ जिक्र रहेगा कि हाँ उनकी प्रतिभूतियों की संख्या कितने प्रतिभू होना चाहिए, उनकी संख्या कितने प्रतिभू वो देवें। उसके बाद फिर उसमें रकम जो होगी कि भाई इतना रकम अगर नहीं आते हैं तो इतना रकम उनको हर्जाना देना पड़ेगा। इस प्रकार से चर्चाएं रहती है उसके पृष्ठ पर, और वो ले करके और हम यदि वो सक्षम है देने के लिए अभियुक्त तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको हम लोग मुक्त कर देंगे, ठीक है। गिरफ्तारी वारंट जिसको निर्गत है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लिए हैं और उस तरह के प्रतिभू अगर वो देने में सक्षम है अभियुक्त तो हम उसको क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ठीक है। और 74 में फिर वही चीज़ कि भाई किनको आदेशित होंगी, वारंट का निष्पादन के लिए किनको आदेशित होंगी 74 में, तो एक या अधिक पुलिस अधिकारी को आदेशित हो सकती है, ठीक है। अगर न्यायालय समझता कि नहीं है अभी तुरंत का तुरंत हमें इसका निष्पादन करना है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती है। 75 में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके 75 में प्राइवेट व्यक्ति को भी, अन्य किसी भी व्यक्ति को ये गिरफ्तारी वारंट न्यायालय दे सकती है, ये बातें कही गई हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, 84 में। BNSS की धारा 84 क्या कहता है, उद्घोषणा की बात करता है। अब समन हो गया, वारंट गिरफ्तारी वारंट भी निकल गया, उसके बाद भी वह अभियुक्त क्या है, छुपा फिर रहा है, भागे फिर रहा है, तो न्यायालय क्या करेगी, उद्घोषणा जारी करेगी। पहले उद्घोषणा जारी करेगी और उसको उद्घोषणा जारी के तिथि से 30 दिनों से अधिक तक वो क्या करेगा, वो उपस्थित हो जाए तो फिर उसके जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है।
अन्यथा अब इस कंडीशन में एक और चीज़ें हैं कि इसी कंडीशन में दिया गया है कि घोषणा जारी करते के साथ साथ ही जैसे ही हम लोग धारा 85 में चलते हैं तो धारा 85 में है कुर्की का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यदि उद्घोषणा भी जारी हो जाता है उसके बाद भी अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो क्या कहता है, न्यायालय कुर्की करने का आदेश दे देती है चल अचल संपत्ति के। तो इसमें कुर्की के बहुत सारे विस्तारित रूप से धारा 85 में दिया गया है, उसको एक बार विस्तार से जानने के लिए उसको भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन कहेगा कि कुर्की का प्रावधान बिनसेस के धारा किस में है, तो 85 में है। उद्घोषणा का प्रावधान बिनसेस के धारा किस में है, तो 84 में है। ठीक है, गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप बिनसेस की धारा किस में है, तो 72 में है। फिर इसके बाद रहेगा कि समन का प्रारूप बिनसेस की धारा किस में है, तो 63 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय 6 का महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो हम लोग समाप्त किए। और आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 12 की बातें करेंगे, अध्याय 13 की बातें करेंगे। ठीक है, और हमारा डे टू डे अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।